अच्छा जी, सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने मैं कुछ फैक्ट्स रखूंगा, आप सुनते जाइएगा। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अमेरिका की जो टोटल पॉपुलेशन है, ये 2022 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 33 करोड़ 32 लाख 557, और जो उनके पास गाड़ियां हैं वो हैं 28 करोड़ गाड़ियां हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 33 करोड़ 32 लाख 27,000 उनके पास उनके लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन है, और 28 करोड़ गाड़ियां हैं। तो 1000 लोगों की रेशियो निकालें तो आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल 823 पीपल हैव देयर ओन कार। ठीक हो गया। चाइना में 41 करोड़ लोगों के पास गाड़ियां हैं, और जो उनकी पॉपुलेशन है वो है 1 अरब 42 करोड़। तो 1000 में से 291 लोगों के पास अपनी गाड़ियां। सिंगापुर 57 लाख उनकी पॉपुलेशन है, गाड़ियां उनके पास रेशियो के लिहाज से सबसे कम है, जो कि हैं 9,96,000। हालांकि पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 57 लाख की आबादी में सिर्फ 9 लाख लोगों के पास गाड़ी है। हांगकांग में पॉपुलेशन है 74 लाख और गाड़ियां हैं 9,25,000। पाकिस्तान में 24 करोड़ 75 लाख की आबादी के साथ सिर्फ 3 करोड़ लोगों के पास गाड़ियां, 21 करोड़ लोगों के पास गाड़ी नहीं है। क्यूबा, इसकी इंफॉर्मेशन कम है, बट 1 करोड़ 12 लाख की पॉपुलेशन है और 6 लाख लोगों के पास 6,33,000 लोगों के पास गाड़ियां हैं। तो आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल सिर्फ 56 लोगों के पास गाड़ियां। इंडोनेशिया 28 करोड़ लोगों का मुल्क है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी मेरे ख्याल है, और 65 लाख लोगों के पास गाड़ियां हैं। तो इनकी रेशियो अगर निकालते हैं तो 1000 में से 23 लोगों के पास गाड़ियां हैं। पाकिस्तान के स्टैट्स एक बार रिपीट कर रहा हूं, 24 करोड़ 75 लाख की पॉपुलेशन है और 3 करोड़ लोगों के पास गाड़ियां हैं। ठीक हो गया। 21 करोड़ लोगों के पास गाड़ियां नहीं है। अब इसके बरक्स इस्लामाबाद की रेशियो बताने लगा मैं आपको। पाकिस्तान में रेशियो वाइज सबसे ज्यादा जो गाड़ियां मौजूद हैं वो हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की पॉपुलेशन है 12,66,000, 12,66,000 इसकी पॉपुलेशन है, और गाड़ियां हैं 11,86,000। 1 लाख से भी कम लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं। ठीक हो गया। सिर्फ गाड़ियों की बात है, जितनी आबादी है तकरीबन उतनी गाड़ियां। ठीक हो गया। तो शहर के लिहाज से सबसे ज्यादा गाड़ियां पाकिस्तान के जिस शहर में हैं रेशियो के लिहाज से वो है इस्लामाबाद। अब सवाल ये है कि इतनी गाड़ियां यहां पे क्यों हैं। इसको जाते हैं इस्लामाबाद जब बनने लगा था तो इसका डिजाइन एक ग्रीक तो टाउन प्लानर्स थे, उन्होंने किया था, और उसकी फंडिंग जो थी, आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं जब ये सेशन तैयार करा था तो मुझे बड़ा हैरान हुआ। इसकी जो फंडिंग है मेरे लिए नई चीज़ थी, शायद आप में से किसी को पता हो। उसकी फंडिंग फोर्ड कंपनी ने की थी, जो व्हीकल्स की कंपनी है अमेरिका की, और आज भी बहुत अच्छी और बड़ी ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने वाले, लेटेस्ट डिज़ाइन बनाने वाले। एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा कंपनी आपको जो रोड पर गाड़ी नजर आती थी वो फोर्ड थी। तो जब पाकिस्तान ने कहा कि हमने कैपिटल अपना चेंज करना है, और तो फोर्ड कंपनी ने ऑफ़र की कि हम अयूब खान साहब को कि हम आपको पैसे भी देंगे, आपको डिज़ाइन भी बना कर देंगे, और आपका कैपिटल जो है वो हम चेंज करवा देते हैं। तो हमने कहा कि हमारा क्या जा रहा है, हम पहले ही हमें पैसे मिल रहे हैं, तो अगर पैसे मिल रहे हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी जो ग्रीक टाउन प्लानर थी उन्होंने कहा कि हम इसको आपको पूरा प्लान कर देते हैं, फोर्ड ने कहा हम आपको फंड कर देते हैं। तो हमने कहा हमें क्या चाहिए। आपको अगर किसी को कहा जाए कि आपका घर जो है ना वो आपको हम इसका नक्शा भी बना देते हैं और आपको इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर और जो पेंट शेंट है वो भी करवा देते हैं और थोड़ा सा फर्नीचर भी हम आपको दे देते हैं, तो आपको क्या जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। आपका जहाँ पे 1 करोड़ लगना था वहाँ पे आपको 2-3-4 करोड़ लगा, 2-3-4 लाख रुपया लगता है, तो हर बंदा कहता है ठीक है।
फिर एक बेस्ट कंपनी भी साथ मौजूद है जो हायर कर रही है। तो हमने कहा अच्छी बात है, आप कर लें क्योंकि उस वक्त ना हम लोग, तो हमारी इकॉनमी टेक ऑफ करी थी, ना हमारे पास फंड्स थे, ना हमारी गुंजाइश थी। तो अयूब खान साहब ने कहा कि ठीक है कर लेते हैं। तो फोर्ड कंपनी ने क्या किया कि उसने कहा हम सब कुछ करेंगे, सब बना के देंगे, लेकिन एक छोटी सी हमारी शर्त होगी, विच इज़ देयर इज़ नो फ्री लंच। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी गाड़ियाँ इस्लामाबाद में चलेंगी वो फोर्ड की चलेंगी, वो फोर्ड गाड़ी ही चलेगी और कोई गाड़ी नहीं चलेगी। तो अयूब खान साहब ने और हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि इट्स ओके, जिसने लेनी है वो उसने अपने पल्ले से लेनी है, ना तो हमने किसी को लेके देनी है। जो अफोर्ड कर सकता होगा, जिसको चाहिए होगी, वो खुद पैसे देगा और ले लेगा। तो इस्लामाबाद को उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया। अब बड़ी मज़े की चीज़ है, आप प्लानिंग सोचिएगा। इस्लामाबाद दो तरह से सिटीज़ को डेवलप किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल। दुबई पूरा वर्टिकल डिज़ाइन हुआ है, सिंगापुर वर्टिकल डिज़ाइन हुआ है, अमेरिका हॉरिजेंटल डिज़ाइन हुआ है। इसी तरह से मेलबर्न में एक बहुत बड़ा एक नया सिटी बन रहा है, उनकी भी जगह, आबादी कम है, जगह ज़्यादा है, वो भी वर्टिकल डिज़ाइन करने लगे हैं। सऊदीया में एक शहर वर्टिकल डिज़ाइन होने लगा है। तो जो हमारा, लेकिन जो इस्लामाबाद है, इसको उन्होंने डिज़ाइन किया हॉरिजेंटल। ठीक है, अब आप जो भी सारे गए होंगे इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद को उन्होंने डिज़ाइन किया सेक्टर्स वाइज। और आप बड़ी अच्छी तरह से एग्री करते हैं इस चीज़ को कि फ़र्ज़ करें F8-1 से F8-2 जाना है, या F6 से F7 जाना है, या I8 से I9 जाना है, तो आप बग़ैर गाड़ी के तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो डिज़ाइन इस तरह किया कि बग़ैर गाड़ी के वहाँ पे सर्वाइव नहीं किया जा सकता था। शुरू में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये जो जिनको हम हाईएस और ये गाड़ियाँ कहते हैं ना, ये बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई ये उनमें काउंट नहीं होते काउंट होते हैं बसेस, ट्रेन्स, मेट्रोस। तो आप अभी देखें, अभी जो पिंडी का मेट्रो था, जब वो कंप्लीट हुआ तो उसको एक्सटेंड करके मेट्रो बना दिया इस्लामाबाद में। अदरवाइज इससे पहले तक कितने 70 सालों तक हमारे इस्लामाबाद में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद नहीं था। तो गाड़ी के बगैर आप इस्लामाबाद में सर्वाइव नहीं कर सकते। अब इस सारे किस्से को, ये बोरिंग सा वाक़या आपको सुनाने का मकसद क्या है? इससे हमें दो लेसन्स मिलते हैं। नंबर 1 ये कि आप क्रिएट करते हैं नीड। मैं आपका ये सेशन तैयार करने से पहले एक जगह पे और सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जो HR के लोग थे, वो कह रहे थे कि आप अपने स्टाफ की नीड बढ़ाएं। जो बाइक पे है उसको गाड़ी दे दें। अब उसकी नीड बन गई गाड़ी, अब वो गाड़ी से दोबारा बाइक पे नहीं जाएगा। ठीक, और वो बाइक जब तक गाड़ी पे है, जब तक गाड़ी आपकी है, आपके साथ एग्रीमेंट हुआ कि आप 4 साल 5 साल तक गाड़ी हमारी है, उसके बाद होगी, तो वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। कंपनी ने उस स्टाफ की नीड बना दी। इसी तरह से एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, लॉरेंसपुर कपड़े की एक तो थी, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने अंदर स्कूल्स, कॉलेजेस, कोहिनूर मिल्स, अगर कोई रहता है वेस्टेज वाली साइड पे, कोहिनूर मिल्स हैं, वहाँ पे भी उन्होंने यही किया कि स्कूल, कॉलेजेस और बड़ी बड़ी बास्केटबॉल कोर्ट्स और क्रिकेट ग्राउंड्स बना दिए, लोगों का वहाँ पे नीड बना दी। ठीक, आपकी जब नीड क्रिएट कर देते हैं, तो अब बिजनेसेस देखें कि कैसे काम कर रहे हैं, कि आपकी नीड क्रिएट कर देते हैं वो, कि एक चीज़ आपको ज़रूरत बना देते हैं कि आप उसको बेचने के लिए। तो ये है बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। एक है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। आपका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप अपने अंदर, आपके अंदर कोई स्किल होगा तो आप किसी की नीड बनाएंगे। आप इंटरव्यू में, अगर मैं बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं, तो इंटरव्यू में हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपने स्किल्स बेच रहे होते हैं। तो आपने इस लिहाज से अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर मैंने क्या स्किल डेवलप किया हुआ है। अब AI का वक्त है, अभी मैं पिछले दिनों किसी को कहा था कि अब AI का वक्त है। कंटेंट राइटर्स, आज कंटेंट राइटर की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास ChatGPT पड़ा हुआ है। आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स, आज को पायलट और इस तरह की 1000 AI की चीज़ें आ चुकी हुई हैं। आपकी कोडिंग जो है वो उसके थ्रू स्टार्ट हो रही है। आगे एलॉन मस्क ने कहा है कि 2040 तक 10 बिलियन ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं वो आ चुकी होंगी। आज हम इसको बेशक डिनाई करते हैं, हम अक्सर ऐसे ही करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब वक्त आता है, तो आपने वो जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ देखी है ना, जिसमें वो पुरानी 70s की मूवीज़ देखें, तो वो घड़ी से बात कर रहा होता था, घड़ी में कंप्यूटर होता था, हम कहते थे यही मार रहे हैं। आज उन्होंने ये सब कुछ कर लिया हुआ। ठीक है,
तो ऑटोमोबाइल्स की कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने एक, ये खाली इन्होंने नहीं किया, फोर्ड ने नहीं किया, वॉल्वो एक कंपनी है, स्वीडन की कंपनी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लान किया कि लग्जरी कार जो है वो लॉन्च करते हैं, और अच्छी महंगी लग्जरी कार होगी, उसमें बड़े फीचर्स हम देंगे। तो बट सिचुएशन स्वीडन के रोडों की ये थी कि उनके रोड तो जो खड्डे वाले रोड और टोयों वाले रोड उनके थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गवर्नमेंट को ऑफर किया कि हम आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉल्वो कंपनी ने बना के दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे रोड्स बना के दिए। क्यों बना के दिए? कि हम अपनी गाड़ी अपनी मर्जी की लग्जरी प्राइस पे बेच सकें। तो बिजनेसेस ऐसे एक्ट करते हैं। तो जब बेसिकली इस बात को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने प्री प्लानिंग करनी है। 2024 का स्टार्ट हुआ है अभी हम लोगों का, 25 का स्टार्ट हुआ है अभी। जिस तरह से ये गलती हमने एक दूसरे की निकालते हैं, इस तरह अपनी गलतियां भी निकालनी है कि हम में क्या गलती है, हमें क्या कमी है, हमने कैसे इसको पूरा करना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं रहना। अब जिन्होंने ये बात की है वो किस कैटेगरी में आते हैं वो बताता हूं आपको। मैं बताना नहीं चाहता था कि तारीफ कभी कभार मुंह पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभार कर भी लेनी चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक 63% ऑफ द स्टाफ मेंबर्स वो होते हैं जो आपके अंडर परफॉर्मर होते हैं। जितना काम उनसे एक्सपेक्टेड होता है वो उससे कम परफॉर्म कर रहे होते हैं। 24% वो लोग होते हैं जो एवरेज परफॉर्मर होते हैं, और जो 13% परफॉर्मर्स होते हैं, जिनमें हमारे भाई प्राउडली सेइंग दैट, जिसमें खिज़र भी मौजूद हैं और भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो ओवर परफॉर्मर होते हैं। ये ओवर, अब आप लोगों ने ये प्लान करना है कि 2025 में आपने किस कैटेगरी में रहना है। आपने क्या अंडर परफॉर्मर होना है, आपने क्या एवरेज रहना है, आपने क्या ओवर परफॉर्मर होना है। जो 13% होते हैं ना, ये कभी भूखे नहीं मरते, ये कभी जॉबलेस नहीं होते, इनके सारे नखरे कंपनी उठा रही होती है, ये कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारी वर्थ क्या है। अभी ईयर का स्टार्ट है, आपको किस्सा बताने का मकसद ये कि आप लोग अपने लिहाज से क्या प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग में मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगा कि कैसे प्लान करें। अब आप लोगों की ये जो आप लोगों ने ये जो चीज़ें लिखी हैं, इसके ऊपर कुछ बड़े मज़े की चीज़ें भी हैं। मैं बगैर, ज़ाहिर आप लोगों ने नाम नहीं लिखा हुआ, तो मैं नाम लिए बगैर एक दो पढ़ लेता हूँ। किसी ने अभी, मैं पढ़ रहा था कि लिखा हुआ था कि नाइस हॉलीडेज़ पे मैं इस ईयर में जाना चाहता हूँ। ठीक है, किसी ने लिखा हुआ है मैं उम्रा करना चाहता हूँ, किसी ने लिखा है कि मैं न्यू टेक्नोलॉजी करना चाहता हूँ, किसी ने लिखा है मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ। जब आप आज या आइंदा कभी भी जब भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन को प्लान करेंगे, तो आपने क्या प्लानिंग करनी है, किन चीज़ों को देखना है। आपके 7 एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं, 7 एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं। आपने उन 7 एरियाज को, 7 इंग्रेडिएंट्स को अपने न्यू ईयर प्लान का हिस्सा लाजमी रखना है। वो क्या है? नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 आपका फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियली आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, नंबर 3 आपका करियर, नंबर 4 पर्सनल डेवलपमेंट, नंबर 5 हेल्थ एंड फिटनेस, नंबर 6 स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को आप रिलीजन भी ले सकते हैं, पीस भी ले सकते हैं, हार्मनी भी ले सकते हैं, और नंबर 7 सर्विस, पे बैक। मैं कुछ को टच करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग अपना काम उसके बाद कंटिन्यू भी कर सकें और हमारा सेशन लंबा भी ना हो। ये 7 वो हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, फैमिली, फाइनेंस, करियर, पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड सर्विस। ये वो इन 7 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये एक साल की प्लानिंग में आपके वो 7 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके सारे के सारे शामिल होने चाहिए। एक में भी अगर आप पीछे रह जाते हैं तो बहरहाल आपका एक कंप्लीट पैकेज नहीं बनता, कंप्लीट डिश नहीं बनती। ठीक है, अब मैं एक एक को हल्का हल्का सा टच करता जाता हूं। पीस एंड हार्मनी, मेरे ख्याल से पीस एंड हार्मनी 2 चीज़ों से आती है। एक, मेरा शौक जिंदा रहना चाहिए, मेरा शौक, जो भी जिस चीज़ का भी मुझे शौक है वो जिंदा रहे। नंबर 2, किससे मेरी ज़िंदगी में पीस होता है कि वो लोगों की कंपनी जिसमें आपको सुकून मिले, आपको कल्ब इत्मीनान हो, इत्मीनान कल्ब हो, जो आपको एनर्जी देते हो, उन लोगों के साथ। आप इसको अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं, वी ऑल एग्री टू डिसएग्री, बट मैं आपको ये एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। पे बैक बड़ा इंपॉर्टेंट। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ हम लोगों ने चले जाना है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ देकर जाएं, कुछ ना कुछ करके जाएं।
आप अपने प्रोफेशन में किसी को कुछ दे जाएं, आप किसी कज़न को कोडिंग सिखा जाएं, किसी भांजे भतीजे को कोडिंग सिखा जाएं, आप अपने किसी पड़ोसी के बच्चे को QA करना का तरीका बताएं, उसको इस तरफ इनकरेज करें। देना जो है ना, बेसिकली ये एक मिजाज है। पे बैक, किसी को कुछ देना, ये एक मिजाज होता है। और वो क्या होता है कि ये पूरा यकीन रखना कि जो मैं दे रहा हूं वो पूरी तरह से मेरा भी नहीं है, ठीक है ना। हम खाली हाथ आए तो कुछ भी हमारा तो है नहीं। किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि मांगने वाला देने वाले को सखी बनाकर चला जाता है। हम किसी को बंदे को कोई चीज़ दे देते हैं, कोई मांगने आया, हमने उसको कुछ पैसे दे दिए, हमने उसको पैसे दे दिए, उसने तो हमें कुछ नहीं दिया अपेरेंटली, लेकिन हम सखी ज़रूर बन गए। तो मांगने वाला देने वाले को सखी बना के चला जाता है। आप किसी को हिम्मत दे सकते हैं, किसी को हौसला दे सकते हैं, किसी को इल्म दे सकते हैं, किसी को आसानियाँ दे सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, मुझे इसमें मैंने एंटर नहीं किया हुआ था, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, एक हदीस शरीफ आई है, उसका मफहूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हुई थी एक दिन, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे मूड में थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे पूछें, आप क्या पूछना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं तो आप मुझसे पूछें। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वाले साहब से मशवरा ले लूँ कि आपसे क्या पूछना है। तो उन्होंने कहा ले लें मशवरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ये किस्सा सुनाया, वो कहते हैं मैं सोचता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए होंगे कि कितने अच्छे आदमी से मशवरा लेने जा रहे हैं जो मेरे वैसे ही राजदान है। वो अपने वाले साहब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गई कि इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ भी पूछ लो। तो मैं क्या पूछूं? तो उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पे गए थे तो अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में कुछ राज़ो न्याज की बातें हुई थी, आप उनमें से कोई बात पूछ लीजिए। अम्मा आयशा वापस आई, उन्होंने कहा कि आप मुझे उनमें से कोई बात बता दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका मफहूम है अगेन कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो शख्स किसी परेशान हाल को, कोई मुश्किल में है, परेशानी में है, गैर बंदा नहीं, आपके अपने भी हो सकते हैं ज़ाहिर है, उसको धारस बंधा दे कि कुछ नहीं होता, मैं हूं ना आपके साथ, या किसी तरह से भी उसको हौसला दे दे, तो वो बंदा पक्का जानती है। इसका अगला आगे भी है कि ये बात सुन के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोने लग गए कि अगर ये बात है तो इसके ऑपोजिट किसी को तकलीफ दें तो उस पर भी फिर पक्के दोस्ती भी होंगे। लेकिन आप ये देखें कि एक छोटी सी चीज़ है, पे बैक करनी। आप किसी को, ज़रूरी नहीं होता कि मांगना, हम जब मांगने की बात आती है, देने की बात आती है, हम समझते हैं पैसों की बात हो रही है। आप किसी को हौसला दे सकते हैं, किसी को हिम्मत दे सकते हैं। फिर आ जाए नंबर नेक्स्ट पे, फाइनेंशियल फाइनेंसेस के बारे में, पैसे के बारे में कहते हैं कि पैसा जो है वो सबसे अच्छा गुलाम है। आप पैसे से सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट कि अगर ये पैसा आपको गुलाम बना ले तो इस जैसा हुक्मरान भी कोई नहीं होता। फिर बंदा हर चीज़ पैसे की नज़र से देखता है। तो पैसे खर्च करने की आदत भी डालें। जब मैंने लिखा ना कि 7 एरियाज ऑफ लाइफ है, तो पैसे खर्च करने की भी आदत डालें। आपके थोड़े से पैसे खर्च कर लेने से अगर आपकी लाइफ में कोई टेस्ट, कोई इंप्रूवमेंट और किसी का रोज़गार बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लाहौर गया तो साथ मेरे कुछ लोग थे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार इस तरह ना लाहौर का दिल्ली दरवाज़ा और बाकी आगे पीछे ना देखने चलते हैं। तो मैंने एक गाइड का सुना है, वो गाइड बड़ा अच्छा सुना दिखाता है, तो वो देखने चलते हैं। तो उन्होंने, अब वो बड़ा मुनासिब से पैसे लेता है गाइड, मेरे ख्याल है कोई 3-4 हज़ार रुपया पूरे दिन का लेता है, आपको पूरा दिन लाहौर फिराता है। तो उसने कहा जी क्या ज़रूरत है उसको साथ ले जाने की। हालांकि वो जो बंदे मेरे साथ थे वो अच्छे फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे। उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है 3-4 हज़ार खर्च करने की, हम खुद फिर लेते हैं। तो खैर एंड ये हुआ कि हमने उस तौसीफ़ नाम था उस बंदे का गाइड, जिसके थ्रू हम लोगों ने लाहौर घूमा। तो वो बता ऐसे रहा था कि आपको पता है दिल्ली दरवाजे का नाम दिल्ली क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जब ज़हीरुद्दीन बाबर जब दिल्ली की तरफ देखता था ना, तो वो आप देखेंगे जैसे दिल्ली यहाँ पे है, वो इतनी डिटेल में बताया था जैसे मुझे लग रहा था मैं ज़हीरुद्दीन बाबर हूँ। इतनी डिटेल में उसने बताया कि उसकी नज़र से लाहौर देखने में और हम आम लोगों के लाहौर देखने में बड़ा फ़र्क था। लोग नॉर्मली अक्सर कह देते हैं कि वो, हमारे साथ एक बुजुर्ग थे पड़ोसी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो कहते थे क्या ज़रूरत है सर्विस स्टेशन से गाड़ी धुलवाने की, बाइक धुलवाने की, मैं तो खुद धोता हूँ, बेशक तालाब बन जाए बाकी पूरी गली, तो मैं तो खुद धोता हूँ। चले अच्छा शुगर मेले में धोएं, अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का रोज़गार बन रहा है, हमारे कज़न रहते थे टेंच वाली साइड पे, तो वहाँ पे ना मज़दूर आके, वो सर्विस स्टेशन वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं, वो मज़दूर आके ना कहते थे गाड़ी धोते हैं आपकी, वो बाल्टी पकड़ के, अक्सर हॉस्पिटल्स के सामने आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी ये सेंटोरस के सामने। तो अगर किसी का रोज़गार बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो खर्च करें और खर्च करने की आदत डालें।
जिस बंदे, याद रखिएगा, जिस बंदे का हाथ और दिल खुला नहीं है ना, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आप जितने बड़े, अब आप जो मर्जी कह लें, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा, ये जितने बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं इनको देखें, इनकी बेतहाशा फिलांथ्रॉफी चल रही है, वो वलीद बिन तलाल की और आपके विंडोज वाले बिल गेट्स की, और सारों कुछ ना कुछ चल रहा है इनका। तो आप कोशिश करें कि आप अपना हाथ और दिल जो है वो देखें। जब कमाना पैसा है तो पैसे का क्या करना है, उसको खर्च ही नहीं करना, तो इकट्ठा करी जाना है। तो आदत डालें अपने अंदर खर्च करने की। बस खर्च करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें, और इन सारी चीज़ों को प्लान करते वक्त भी एक चीज़ का ख्याल रखें कि रफ्तार इतनी रखें कि सांस भी ना फूले, और चलते जाएं। पॉइंट हो कि हम चलते जाएं, और हम ये जो भी पॉइंट्स आप लोगों ने आज यहाँ पे लिखे हैं, इसको अगर आप दोबारा मैं आपको दूँ तो आई एम श्योर कि आप लोग 70-80% लोग जो हैं इसमें फर्दर पॉइंट्स और ऐड कर लेंगे। रफ्तार इतनी रखें कि सांस भी ना फूले, और चलते जाएं, और ये यहाँ तक कि 31 दिसंबर 2025 आ जाए और आप देखें कि मैंने जो प्लान किया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। एंड अगेन लास्ट एक पॉइंट, जब हमने स्पिरिचुअलिटी की बात की है, अव्वल तो ये जो मैं कहने लगा हूँ, ये इसके बारे में लोग कहते हैं कि आयत का तर्जुमा है या हदीस का तर्जुमा है। मैं रिसर्च करा था, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, शायद किसी शायर ने लिखा है। ये सारे प्लान्स इंसान प्लान करता है। नियत ये रखिएगा, जब भी आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं, अपने बारे में कोई प्लान बनाएं, प्लान ये रखिए, ये नियत ये रखिएगा कि ये सारी चीज़ें बहरहाल अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला चाहेंगे तो ये होगा, अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। आप सब ने सुना होगा, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को, कि इसको मद्देनज़र रख के कीजिएगा कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। हाँ, अगर तूने सपुर्द कर दिया खुद को उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा वो भी जो तेरी चाहत है, और अगर नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, ये बड़ा डरावनी चीज़ है, तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।